अकेला चला था अकेला चलूंगा, सफर के सहारों न दो साथ मेरा, सहज मिल सके वो नहीं लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा, अगर थक गए हो तो तुम लौट जाओ, आसमां के सितारों न दो साथ मेरा। आज ये बसंत थोड़ा बावला हुआ है माँ, सरसों के खेत में अफीम उगाया है। अरे वाह। और सांझ की खबर यही जुगनू को साथ लेके, भौरे ने तितली के पंख को जलाया है। धुआं थोड़ा आग थोड़ी आंधियां तेजाबी, किसने रखे हैं जाके चांद की कटोरी में, और नींदें पथरीली मेरी ख्वाब बंजर हैं सभी, कुछ तो कमी है माँ आज तेरी लोरी में। आज मैं आपका परिचय जिससे कराने जा रहा हूं वो गांव से चला और मुंबई पहुंचकर उसने अपनी जिद साबित की। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने महारानी देखी है और उसके गाने सुने हैं तो मैं आपको उसके लेखक से मिलवाने जा रहा हूं। अगर मैं आपसे यह कहूं कि अगर आपने वो वाला गाना सुना है मुंबई में काबा, जिसको मनोज वाजपेयी ने गाया था रैप सॉन्ग, उससे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। अगर मैं आपसे यह कहूं कि आपने ये सुना है ठोक देंगे कट्टा कपार में आइए ना हमरा बिहार में, बिहार फाइल्स खाकी की, तो उससे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। दरअसल होता यह है कि कैमरे के आगे की कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे एक राइटर होता है, एक लेखक होता है जो उस किरदार को जी रहा होता है, जो अपने शब्दों को पिरो रहा होता है और वो दिखाता है, वही चीज जाके स्क्रीन पर दिखती है। तो आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सागर। डॉक्टर सागर ने महारानी के गाने लिखे हैं और क्या क्या किया है ये सारी चीजें हम जानेंगे। अभी आपकी फिल्म आ रही है महारानी 3। हाँ, महारानी सीजन 3 7 मार्च को वो सीरीज आ रही है। तो उसमें कौन कौन से गाने लिखे हैं और किस बारे में लिखे हैं? जी वो तो अभी उसको रिवील नहीं कर सकते। हाँ, रिवील नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें 5 गाने हैं और 7 मार्च को सारे गाने एक साथ आ जाएंगे सीरीज के साथ। तो ये जो गाने हैं ये सिर्फ भोजपुरी में ही है सारे गाने या फिर हिंदी में भी हैं? नहीं, सारे हिंदी में है, एक शायद एक गीत भोजपुरी में है। भोजपुरी से आपका काफी लगाव रहा है। जी बिल्कुल, इसीलिए आपने वो भी लिखा मुंबई में काबा, बम्बई में काबा, बम्बई में काबा। जी। तो बम्बई में काबा आपको कैसे मिली? बम्बई में काबा के पीछे ये कहानी है कि जब पेंडेमिक का टाइम चल रहा था, उस दरमियान अनुभव सिन्हा ने एक ट्वीट किया था कि उसे कोई भोजपुरी अच्छा लिरिसिस्ट चाहिए, गीतकार चाहिए। तो बहुत सारे जेएनयू के दोस्तों ने वहाँ पे कमेंट किया था, मेरा जिक्र किया था। तो उस समय मैं ट्विटर पे एक्टिव नहीं था, लेकिन विमल चंद्र पांडे एक डायरेक्टर राइटर हैं, उन्होंने अनुभव सर से बताया मेरे बारे में, और फिर हम दोनों बात किए, फ़ोन पे बात हुई, और अनुभव सिन्हा ने मुझे एक ट्रैक दिया, एक म्यूज़िक ट्रैक, कोई बाहरी ट्रैक था म्यूज़िक का, और उन्होंने बताया कि ये जो मजदूर हैं इनके पास रहने को इस समय घर नहीं है, जगह नहीं है, और किस तरह से यूपी बिहार के छोटी जगहों से आए हुए लोग यहाँ संघर्ष करते हैं, और जब ये पूरी बंदी हुई है तो किस तरह से ये परेशान हुए हैं। तो ये सारा मंजर वो मुझे बता रहे थे। तो उसमें दो दुनियाएं मुझे दिखने लगी। मैं बलिया से आया हूँ, वही मैं पूछने वाला था कि छोटी जगह से आप भी गए थे, तो ये लिखना काफी आसान रहा। तो उसमें होता ये है कि अब चूंकि मैं भी उन्हीं मजदूरों वाले ही क्लास का आदमी हूँ, जो रिक्शा चला रहे हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, मैं भी उसी क्लास का आदमी हूँ। तो मुझे खुद ये सारी चीज़ें दिखाई देने लगी। गांव शहर के बिचवा में हम गजबे कन्फ्यूज आइल बानी, 2 जून की रोटी खातिर बॉम्बे में हम आइल बानी। तो जिस तरह से वो लोग आए हैं, बस फर्क इतना ही है कि मैंने पढ़ाई कर ली। मैं बीएचयू और जेएनयू से पढ़ाई करते हुए मुंबई पहुंचा हूं, और वो लोग इन रास्तों से नहीं गए हैं, तो वहाँ मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, तो अनुभव सिन्हा ने जब आपको बुलाया उस समय आपको ब्रेक मिल गया था बॉलीवुड में, या फिर ये उन्होंने ही मौका दिया पहला? एक्चुअली मैंने गाने तो सबके लिए लिख दिया था, लेकिन मेरे वो सारे छोटे प्रोजेक्ट थे। अनुभव सिन्हा मेरे लिए बड़े डायरेक्टर थे। मतलब इसके पहले भोजपुरी फिल्मों के लिए लिखते थे? हिंदी फिल्मों के लिए मैंने लगभग 10 फिल्में मेरी आ चुकी थी। अच्छा। लेकिन वो सारी फिल्में छोटी थी, जिससे कि बड़े स्तर पे मेरी पहचान नहीं बनी। जबकि बॉलीवुड डायरीज एक फिल्म थी जिसमें अरिजीत सिंह ने गाया था, और पपन का गाया हुआ गीत
ख्वाबों मुझे को बड़ा पसंद है। हाँ, तो ख्वाबों को सच करने के लिए तितली ने सारे रंग बेच दिए, फिर भी मेरी पहचान अभी नहीं बनी। लेकिन जब बम्बई में काबा आया तो उसमें मनोज बाजपेयी जैसे बेहतरीन कलाकार और अनुभव सिन्हा का डायरेक्शन, मतलब वो बेतिया से, बेलवा से, मैं बलिया से और अनुभव सर बनारस से, तो ये तमाम भोजपुरी बेल्ट के तीनों इकट्ठे हुए और तो वो एक बन के आ गया अच्छा। और मैंने भी अच्छा लिख दिया है उसमें। तो भोजपुरी बेल्ट के इकट्ठे हुए, मान लीजिए एक जब आप लोग मिलते हैं तो बात हिंदी में होला कि भोजपुरी में होला? जब मैं भैया जी के लिए मैंने गाना लिखा है तो मैं भैया जी क्या है, ये नया प्रोजेक्ट है ये मनोज बाजपेयी का, ये भी बताइए जरा। हाँ, मनोज बाजपेयी की आगामी फिल्म है भैया जी, अपूर्वा सिंह करके, जिन्होंने सिर्फ एक बंदा काफी है बनाई है, वो इसके डायरेक्टर हैं। तो मैं और सुधीर मिश्रा हम दोनों पार्क में टहल रहे थे, तो उस दरमियान मैंने फोन को साइलेंट मोड में रखा था और मनोज बाजपेयी का उस समय फोन आ रहा था, तो मैं देख नहीं पाया। बाद में मैंने कॉल बैक किया तो मनोज सर का आया कि रउआ कहाँ बानी, तो हम कि जी हम बम्बई में बानी, हम 2 घंटा के भीतर मिलल चाहतनी। तो हम कहवा, तो अक्सा बीच पर वैनिटी वैन लागल हो, ये जा आ जाए। तो हम 2 घंटा बाद में पहुंच गया। तो वो जब भी मिलते हैं भोजपुरी में बात करते हैं और अनुभव सर कभी भोजपुरी कभी हिंदी, और लेकिन मनोज बाजपेयी ज्यादा मेरे साथ भोजपुरी में बात करते हैं। चलिए, ये तो भोजपुरी की बात हो गई और अच्छी बातें हो गई कि फिल्म मिल गया, ब्रेक मिल गया, पैसा मिल गया, लोग पहचानने लगे जी। अब जरा उस पार्ट पर आते हैं कि जब ये सब आपको नहीं मिल रहा था तब जीवन का संघर्ष कैसा था? मैंने किसी का आर्टिकल वो पढ़ा था, वो जिसका भी आर्टिकल था, हम नाम नहीं लेते हैं जनरली, जिसका भी, तो आर्टिकल जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने पढ़ा और उसमें संघर्षों की कहानी बहुत बड़ी थी। तो मैं ये शुरू करना, क्योंकि मैं खुद बीएचयू से हूँ, तो पहले ये शुरू करिए कि बीएचयू कैसे पहुंचे गाँव से, उसके बाद जेएनयू का सफर और फिर आगे का। छोटा रखिएगा क्योंकि ये बहुत लंबा खिंच जाएगा जवाब। बहुत छोटा ये है कि मुझे भी कोई एक साथी था, जिस वो साथी मुझे, संजय नाम है उस दोस्त का, और वो मुझे लेके आया बनारस, अपने घर लेके आया और कुछ दिनों तक मैं बीएचयू के पास छितुपुर गेट है, वहाँ के एक लॉज में मैं रहा। और इसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा यूं है कि तब 300 रुपया किराया था और वो किराया मैं नहीं दे पाया था, और जिसे मकान मालिक ने मेरी किताबें सड़क पे फेंक दी थी और तमाम मोहल्ले के लोग वो तमाशा देख रहे थे। तो मैं इन हालात में भी मैं घबराया नहीं, मैं रोया नहीं, मैं और अंदर से मजबूत हो रहा था कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है कि इस तरह के हालात ना आए मेरे सामने। तो बीएचयू में पढ़ाई आप कर रहे थे? नहीं, अभी मैं वहाँ पहुंचा था और बनारस के वहाँ रह रहा था। उसके बाद फिर मैं एडमिशन हो गया, फिर हो गया तो मैं बिरला हॉस्टल में, बिरला में आए। तो फिर वहाँ से महाराज के हाथ का खाना है, फिर चीजें बदली वहाँ से जाकर। जेएनयू कैसे गए फिर, कहाँ से ख्याल? अब मैं ऐसे ही कविताएं सुना रहा था। एक कविता है, हम पूछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान। केदारनाथ सिंह ने अपनी किताब कब्रिस्तान में पंचायत में मेरा जिक्र भी किया है इस कविता की वजह से। अच्छा। हाँ, मेरा जिक्र है उसमें। तो वो कविता मैं सुना रहा था और एक बीएचयू में इस समय डिप्टी रजिस्ट्रार हैं अजय कुमार, तो वो उस समय लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने सुन ली कविता, तो बोले अरे मुझे फिर से सुनाओ। तो मैंने उन्हें वो कविता सुनाई, तो उन्होंने कहा कि यार आपको जेएनयू में पढ़ना चाहिए। तो मैंने बोला कि कहाँ पैसे हैं और मैं कैसे वहाँ पहुँच पाऊँगा। तो उन्होंने वो खुद फॉर्म भर के लाए और फॉर्म भरे और मुझे एग्ज़ाम दिलाए और जेएनयू एंट्रेंस में मैं पास हो गया। और इस तरह से मैं, मतलब गाना लिखने के अलावा पढ़ाई भी करते थे आप? मैं एंट्रेंस में पास करने का तो यही प्रमाण है ना। हाँ, मैं पढ़ाई तो शुरू से ही मैं बहुत मेहनत से करता था। जेएनयू में भी कुछ अच्छे दिन नहीं रहे ना जेएनयू में, मतलब अब क्या बताएं कि मेसविल भी हमारे वाइस चांसलर जीके चड्ढा साहब ने। ये क्या किस्सा है? छोटा ही बताइएगा लेकिन जल्दी बताइए। अब वो किस्सा ये है कि जैसे कि मेस बिल भरना होता है हर महीने का, और फीस जो भी भरनी होती है बहुत ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन उस समय जब आपके पास आपका बैकअप कमज़ोर है तो एक एक पाई बहुत कीमती होता है हमारे लिए। तो मैं उसके लिए कर रहा था कि मैं बहुत कोशिश मैंने की लेकिन हो नहीं पाया, और इस तरह से करते हुए
मेरा मेस बिल 7,600 का हो गया। तो अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, अब नाम कट जाएगा। लेकिन फिर चड्ढा साहब के यहाँ, जीके चड्ढा साहब के यहाँ गए और उन्होंने ही मेरा मेस बिल जमा किया था, तो अपने वीसी के खाते से जमा हुआ। तो फिर आप मुंबई कैसे मतलब एक लड़का जो बलिया से निकला, बनारस पहुंचा, फिर जेएनयू में एडमिशन हो गया, मुंबई कैसे पहुंच गया? वो तो मेरा बिल्कुल बचपन का ड्रीम था कि मैं गीतकार बनना चाहता था। मैं बचपन में बिरहा लिखता था। अच्छा। जो बिरहा गायक है ना, चाहे वो बुल्लू रामदेव, परशुराम पारस, ओम प्रकाश यादव, ये तमाम बड़े सिंगर हैं। मदीना मास्टर थे हमारे यहाँ, तो उनके लिए मैं जब 7वीं क्लास में पढ़ रहा था तो मदीना मास्टर। अच्छा, आपको हीरो नहीं बनना था, आपको लिखना था, लेखक बनना ही था मतलब? हाँ मुझे, अच्छा। हाँ मुझे गीतकार, हीरो तो आप जैसे लोग बनने का सपना देखते हैं। नहीं, हम तो पत्रकारी तो, हाँ, तो वो यहाँ नहीं होते तो सेना में होते। हम सबकी अपनी अपनी कहानी होती है, मेरे भी एक कहानी थी। बिल्कुल, हाँ सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। तो मैं बिल्कुल मैं गीत और मैं धुनों पे लिखता था। जो ट्रेडिशनल गीत हैं, कजरी, सोहर, झूमर, फगुआ, ये जो गीत हैं, इन्हीं गीतों की धुनों पर मैं गीत लिखता था। तो मेरी बड़ी प्रैक्टिस थी। इसीलिए जब मैं मुंबई में गया और म्यूजिक डायरेक्टर्स ने जब मुझे नई धुनें दी तो मैं बड़ी आसानी से मुंबई में गया। ये जो आप आसानी से कह दे रहे हैं ना, मुंबई में गया, ये लाइन सिर्फ कहने में आसान है, रास्ता काफी मुश्किल रहा होगा। मैं इस बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ। कि जेएनयू से किसी का फोन आता है कि भाई तुम आ जाओ मुंबई, आप छोड़ के भाग जाते हैं, ये वाली कहानी। हाँ, उसमें एक्चुअली वो आसान नहीं था, क्योंकि कोई जेएनयू के जितने साथी थे, या तो उनको ब्यूरोक्रेट बनना था या प्रोफेसर बनना था। मैं बहुत दोस्तों से रिक्वेस्ट, यार चलो तुम बहुत अच्छा करते हो, तुम भी चलो मुंबई मेरे साथ। कोई तैयार नहीं हुआ। उसमें एक मुझे शैलेंद्र के चाहने वाले एक मिले, सुनील सरदार, वो महाराष्ट्र से हैं, नागपुर से। उन्होंने मेरी मदद की और उन्होंने ही एक्चुअली मुझे मुंबई भेजा। उन्होंने मेरी मदद की। और जब आप शुरू में स्ट्रगल करते हैं और आपका काम नहीं आता है तो आप किसी से उधार मांगने में से भी डरते हैं। तो वो एक डर था कि मैं दोस्तों को नहीं बोलता था। और एक किस्सा यूं है कि वहाँ 3,000 किराया था और एक बार मकान मालिक जो है वो शराब पी के 2 बजे रात में कट्टा लेकर के आ गया मुंबई में। अच्छा। और मैं घबरा गया, मैं डर के किताब पढ़ने लगा कि मुझे पढ़ता हुआ देख के छोड़ देगा। तो ऐसे भी दिन देखे मुंबई के, अपने संघर्ष के जो दिन थे, तो ऐसे भी दिन आए मेरे साथ। लेकिन जब मैं कुछ करने लगा, मेरा पहला गीत श्रेया घोषाल ने गाया मुंबई में। और जैसे जैसे गाने लगे और हम बताने लगे दोस्तों को, तो बाद में मेरे जेएनयू के दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मतलब यहीं से वो चीज़ जहन में आई थी क्या, मतलब यहाँ से जाना कि खुनवा पसीना शहरिया में भैया, माटी के भाव में बिकाई हुआ? अच्छा, हाँ, मतलब वो है कि एक्चुअली जो अपनी मिट्टी है और मिट्टी में जो बात है, जो गीत है, जो संगीत है, और जो वहाँ पे मेहनत करके जो लोग कर रहे हैं। मैं तो गीतकार हूँ, गीतकार तो चलो मुंबई में ही गाना लिख सकते हैं, हम बलिया में जाके, ककरी गांव में जाके तो हम गाना लिख नहीं सकते, वहाँ उसका कोई मोल नहीं है। मैंने एक बिरहा गायक से पूछा कि आप अपने कवि को कितना देते हैं, तो बोलते कि भैया हम एक शॉल और 500 रुपया देते हैं। तो अब इतना कम वहाँ के गीत, रात भर का कार्यक्रम होता है, जो गीतकार हैं, जो लिखते हैं, जो गाते हैं, उनको तो अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन जो वहाँ लिखने वाले हैं उनको बहुत कम पैसा मिलता है। जो सम्मानित पैसे मिलते हैं वो तो मुंबई में ही मिलेगा। लेकिन तमाम लोग जो जा करके वहाँ संघर्ष कर रहे हैं अपनी मिट्टी को छोड़ के, जो चाहते, उनको अगर मिलता लखनऊ में, गोरखपुर में, बनारस में, तो थोड़ा अपने गांव भी जाते, अपने बीवी बच्चों से भी जल्दी से मिल लेते हैं। बरसों में, वो मनोज वाजपेयी कहते हैं ना कि मतलब अरे होली में आई भो, होरी में आई, मतलब एक एक बरस में लोग तीज त्योहारों में पहुंच पाते हैं, अपने माता पिता और अपने बाल बच्चों से मिल पाते हैं। तो वो सारा दर्द मुझे दिखाई देता है। मैं सिक्योरिटी वालों से बात करता हूँ, बन के हम सिक्योरिटी वाला डबल ड्यूटिया खटत आनी, आ ढिबरी के बाती के जैसे रोज रोज हम घटत बानी, का बा ना तो बम्बई में का बा, यहाँ का बा। तो ये तमाम जो मेटाफर आप देख रहे हैं, दोनों का आप देखते होंगे कि आके देख सहरिया बबुआ का भेड़िया धसान लगे, मुर्गी के दरबा में जैसे फसल सभे के जान लगे। एक छोटे से कमरे में हम 11 लोग रहते थे,
जब मैं शुरू शुरू में गया था। तो मैं तो जेएनयू के हॉस्टल में अकेले एक रूम में रह के गया था। वहाँ मुंबई में गए तो 11 लोगों के साथ रहे। तो ये तमाम फेजेज, हर तरह के फेज आए मेरी ज़िंदगी में। और उसकी अब जब, क्योंकि आप ये बम्बई में काबा की लाइनें सुना रहे हैं, तो खुनवा पसीना की लाइनें भी सुनाइए, वो सरसों वाला। हाँ, खुनवा पसीना सहरिया में ए भैया, कौड़ी के भाव में बिकाइल बा, चल उड़ चल सुगना गौवा के ओर, जहाँ माटी में सोना हेराइल बा। भटके सहरिया में ए भैया, जेकर खेत खरिहनवा हो बाटे छिनाइल, आ गहना गुड़िया के बतिये ना पूछा, बाटे सवांग मोरा बन की धराइल। भीड़ में ऐसे छिटा गईनी जैसे कि बोरा से सरसों छिटाइल बा, चल उड़ चल सुगना गौवा के ओर, जहाँ माटी में सोना हेराइल बा। एक्चुअली ये सब गीत इसलिए बन पाए कि जब सामने डायरेक्टर बड़ा होता है, अनुभव सिन्हा यहाँ भी थे, तो उनकी वजह से मैं फिर कुछ अच्छा वो सामने दिखे। और उन्होंने कहा कि मैंने एक फिल्म बनाई है भीड़, और उन्होंने बताया, जब बात बताई, सिचुएशन बताया, तो मेरे जहन में यही लाइन आई और मैंने 4 लाइनें टाइप करके मोबाइल में सर को भेजा और सर ने दिल का इमोजी भेज दिया। इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, तब मैं कहा सर अच्छा है क्या? तो अरे बहुत अच्छा है। फिर मैंने उसको आगे बढ़ाया और बहुत मन से उस गाने तो अभी तो कारवां आपका निकला है, जैसे आपने जितनी सीरीज आई है महारानी की, उसमें आपने गाने लिख दिए, आपने ये बम्बई में काबा लिख दिया, आपने ये भीड़ के गाने लिख दिए जी। अभी कितने और प्रोजेक्ट? अफवाह सुधीर मिश्रा के फिल्म। अच्छा, अफवाह। आज ये बसंत नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक फिल्म है, भूमि पेडनेकर हैं उसमें और नवाज हैं। तो आज ये बसंत थोड़ा बावला हुआ है माँ, सरसों के खेत में अफीम उगाया है। अरे वाह वाह, सरसों के खेत में अफीम उगाया है। हाँ, आज ये बसंत थोड़ा बावला हुआ है माँ, सरसों के खेत में अफीम उगाया है। और सांझ की खबर यही जुगनू को साथ लेके, सांझ की खबर यही जुगनू को साथ लेके, भौरे ने तितली के पंख को जलाया है। ओफो, भौरे ने तितली। धुआं थोड़ा आग थोड़ी आंधियां तेजाब ये, धुआं थोड़ा आग थोड़ी आंधियां तेजाब ये, किसने रखे हैं जाके चांद की कटोरी में। और नींदें पथरीली मेरी, ख्वाब बंजर हैं सभी, कुछ तो कमी है माँ आज तेरी लोरी में। तो आप उस गीत को सुनिएगा। मतलब मेरे ढेर सारे गीत ऐसे ही हैं जो बहुत बड़े मकाम नहीं हासिल कर पाए, लेकिन गीत तो गीत है। लेकिन जो भी उसके अपने शब्द हैं, उसकी अपनी गहराई होती है, सुनने वाला उसको भी सुनता है। सुनने वाला ऐसे होता है कि देखिए, लोकप्रिय चीजों में अलग होता है। मतलब जरूर नहीं कि जो चीज मैंने सुनी मुझे अच्छी लगे वो लोकप्रिय भी हो, लेकिन कई ऐसे उसके श्रोता होते हैं जो उसको सुन रहे होते हैं। तो आने वाले दिनों में और कितने प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं आप? फिलहाल 1-2 प्रोजेक्ट्स जो अभी आने, उसकी जानकारी भी दे दीजिए। फिलहाल तो 7 मार्च को महारानी सीजन 3 आ रही है, और दूसरी वो मनोज बाजपेयी की भैया जी एक और सीरीज है सरकारी दामाद, जिसमें मनोज तिवारी को गवाया है मैंने एक गीत। अच्छा। और इस तरह से एक फिल्म मैं इस समय कर रहा हूँ जिसके निर्देशक संजीव झा हैं, 26/11 वाली लड़की, ऐसी एक फिल्म है। तो इस समय मतलब मुझे लग रहा है कि 8-10 प्रोजेक्ट इस समय हैं मेरे पास। मतलब माल आ रहा है, मतलब आना चाहिए, आना चाहिए। आप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सबको हक है। तो अब ये है कि पहले का जीवन और अब का जीवन कितना बदला है? लेखक से पूछ रहा हूं मैं, वो बहुत अच्छे से मुझे पता है, विस्तार से बताएगा कि उसको लोग सुने भी, दर्शक सुने भी, तो उनके लिए प्रेरणा हो। हाँ, मैं जब गांव में झोपड़े में पैदा हुआ और बारिश, मैं कहता था कि मतलब बारिश की बूंदें सब झोपड़े में ही गिरती है क्या, और मैं रात भर भीगा हूँ और मेरी किताबें भीग के ख़राब हुई हैं, और लेकिन मैं सपने देखता था कि गीत लिख के घर बनवाऊंगा। तो मैंने अपने गीतों के पैसे से बलिया में घर बनवाया। वाह, मुंबई में बनवा लिया ना? मुंबई में भी बन जाएगा, प्रोसेस में है। प्रोसेस में है, धीरे धीरे बन ही जाएगा। जी जी। तो ये संघर्षों की कहानी है कि एक लड़का जो बलिया के गांव में है, धीरे धीरे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंचता है, फिर जेएनयू पहुंचता है, और फिर मुंबई पहुंचता है, और उसने तमाम गाने लिखे। अभी सीरीज जो आ रही है, जो आने वाली है, इसके बारे में हमने आपको बताया। दरअसल ये जो प्रेरणा होती है खुद के खुद होने की, ये बहुत अहम है। मुझे अभी भी याद है कॉलेज के दिनों में मैं इन पंक्तियों से खुद को
मोटिवेट करता था कि अकेला चला था अकेला चलूंगा, सफर के सहारों न दो साथ मेरा, सहज मिल सके वो नहीं लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सबेरा, अगर थक गए हो तो तुम लौट जाओ, आसमां के सितारों न दो साथ मेरा। जब ये कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि किसी में होता है, तो वो विवेक हो या फिर सागर हो या फिर कोई दूसरा स्ट्रगलर हो, तब ये मुकाम हासिल कर पाता है। तो मैं आपके साथ विवेक श्रीवास्तव, और ये हैं डॉक्टर सागर, जिन्होंने कई गाने लिखे हैं और आने वाले दिनों में भी कई गाने लिखेंगे। इन्होंने अपने संघर्षों की कहानी बताई, प्रोजेक्ट्स बताया। ऐसे ही हम हर एपिसोड में नए किरदारों के साथ आएंगे, मिलेंगे, कहानियां बताएंगे, आपसे रूबरू कराएंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।